हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि मैं क्यों बहुत अरसा तकरीबन 2 हफ़्ते कोई वीलॉग नहीं कर सकी। माय फादर वाज़ नॉट वेल और उसके रिस्पॉन्स में आप लोगों ने मुझे जिस तरह से दुआएँ भेजी हैं मेरे फादर के लिए, इट हैज़ रियली टच्ड मी सो डीपली एंड आई एम सो फॉरएवर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, एवरी सिंगल वन ऑफ यू। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों में से एक-एक को जवाब भी दूँगी, लेकिन मैंने सब मैसेजेस पढ़े हैं, सब ईमेल्स पढ़ी हैं और उसने मेरा बहुत हौसला भी बढ़ाया है और मुझे बहुत होप्स भी दी हैं कि ये जो ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज़ वर्किंग। एंड ये जो हम शेयर करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस एक-दूसरे के साथ, ये बहुत हौसला देते हैं दूसरे इंसान को कि यू आर नॉट अलोन इन दिस। अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स, सेम फेजेस ऑफ लाइफ। और कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ बात करके, सिर्फ अपनी स्टोरी सुना के। ये जो सर्कल्स होते हैं जैसे बुक क्लब्स होते हैं, छोटे छोटे क्लब्स और कम्युनिटीज़ दुनिया में बने होते हैं जहाँ पे आप बैठ के सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए अपने बारे में बात करते हैं और बाकी लोग उसको सुनते हैं। और इसको थेरेपी कहा जाता है। उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो आपको सुनें और आपको बताएँ कि दे एप्रिशिएट आप जो कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो एफर्ट पुट कर रहे हैं अपने मसले से, अपने मसाइल से निकलने के लिए, और साथ वो भी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। सो स्टोरी टेलिंग इज़ सच अ पावरफुल थेरेपी। इसको जारी रखें, एक-दूसरे से बात करते रहें और कुछ नहीं तो कम से कम ये एहसास ज़रूर होता है कि यू आर नॉट अलोन सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, और सिर्फ आपके ही मसाइल नहीं हैं, लोग आपसे बड़े मसाइल का शिकार हैं और एक म्यूचुअल ह्यूमिलिटी और ह्यूमैनिटी क्रिएट होती है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। दूसरा, मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि स्टेट्स बड़ी हार्टलेस होती हैं और स्टेट्स से जो एक्सपेक्टेशंस लगाना होता है, ये ऐसे ही होता है कि आपको बेसिक नॉलेज ही ना हो इस बारे में कि स्टेट्स ऑपरेट कैसे करती हैं। व्हेन आई से स्टेट आई मीन पावर स्ट्रक्चर्स इन एनी फॉर्म, और पावर स्ट्रक्चर्स बड़े रूथलेस होते हैं, मैंने ये भी कहा था। सो बिफोर मूविंग ऑन टू अदर टॉपिक्स जो जियोपॉलिटिकली आजकल हो रहा है दुनिया में, आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट दिस कि ये जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं और जो स्टेट की रियलिटी है, ये कैसे ऑपरेट करती है। जॉर्ज ऑरवेल का आपने नाम सुना होगा। ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर जिन्होंने 1949 में एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी और उस बुक का नाम है 1984। सो थीमेटिकली ये जो बुक है, ये टोटलिटेरियनिज्म के बारे में है। उसमें उन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं। थीमेटिकली उन्होंने एक ऐसी दुनिया दिखाई है जिसमें हर चीज़ कंट्रोल्ड है और उसको कंट्रोल करने के जो तरीके हैं, वो उन्होंने पॉलिटिकली एक्सप्लेन किए हैं, फिक्शनल वे में एक्सप्लेन किए हैं, जिससे उनकी मुराद जो भी थी। लेकिन अगर उस किताब को आपने पढ़ा हो और उसको आप आज दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है और जो कुछ हो रहा है, तो आपको समझ आता है कि जो थिंकर्स और फिलोसोफर्स होते हैं वो बहुत पहले फोर सी कर रहे होते हैं कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग है वो ये है कि जो मैंने वेस्ट में बहुत एक प्रैक्टिस देखी है कि वो छोटी-छोटी चीज़ पे बहुत शोर मचाते हैं। व्हेन आई से शोर मचाते हैं आई मीन कि वो एतराज़ करते हैं। हर चीज़ पे सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ पे कहते हैं ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। उससे क्या हुआ? उससे वेस्ट में जो स्टेट्स मौजूद हैं, जो काम शायद उन्होंने अपने सिटीजन्स के साथ आज किया है, वो 50 इयर्स पहले नहीं कर सके। यानी कुछ ना कुछ इंसुलेशन, कुछ ना कुछ बफर ज़ोन, कुछ ना कुछ इस तरह का कंट्रोल लोगों ने अपने हाथ में रखा है, अपनी आवाज़ के ज़रिए से और अपने राइट्स को एक्सरसाइज़ करने के ज़रिए से, कि इतना आसान नहीं था आज से पहले उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना जो आज स्टेट्स वेस्ट में कर रही हैं। नाउ रिमेंबर, डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात इसलिए कर रही हूँ कि वो मैच्योर डेमोक्रेसीज़ हैं। उनसे हम एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई रखते हैं क्योंकि उन्होंने लेक्चर्स भी डेमोक्रेसी पे और ह्यूमन राइट्स पे बहुत बड़े-बड़े दिए हैं। सो जब जॉर्ज ऑरवेल अपने मुल्क में बैठ के ब्रिटेन में
चीज़ों को फोर्स ही कर रहा है, तो वो ये देख रहा है कि ये मैच्योर डेमोक्रेसी भी आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा सकती है। तो उसने एक फिक्शनल वे में इसको लोगों के सामने रखा इस किताब की शक्ल में, जिसका नाम 1984 है। और मैं जो बात करने जा रही हूँ उससे जो आप डिड्यूस करेंगे या जो आप उससे कंक्लूजन निकालेंगे वो यूँ निकालिएगा कि अगर मैच्योर डेमोक्रेसीज में ये हो रहा है, तो इसका मतलब है जो स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसीज हैं या जो थर्ड वर्ल्ड है उसमें तो ये चीज़ें 10 टाइम्स ज़्यादा हो रही होंगी। वाई? बिकॉज जो सिस्टम्स हैं, बिकॉज जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, और जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे ओवर स्टेप करने की थ्रेश या बर्दाश्त है, वो उन मुल्कों में बहुत कम है। और हमारे जैसे मुल्क में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, थर्ड वर्ल्ड को जनरली कह लें, नेशन स्टेट्स में कह लें, उसमें बहुत कम बर्दाश्त है। वहाँ पे बड़ी जल्दी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल कर ली जाती हैं क्योंकि डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं है। उनकी ये जो बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ 1984, ये एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहाँ पे गवर्नमेंट्स सब कुछ कंट्रोल करती हैं। लोग क्या कह सकते हैं, लोग क्या सोच सकते हैं और उनको किस चीज़ में बिलीव करने की इजाज़त है, वो इस हद तक कंट्रोल की बात कर रहे हैं। बुक आज के दौर की टेक्नोलॉजी, मास सर्वेलेंस या कैमरास की एज सच बात नहीं कर रही, लेकिन कंट्रोल की बात कर रही है। हम तो आज जिस दौर में जी रहे हैं उसमें स्पाइंग और हमारा जो डेटा है वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को ओवरटेक कर लिया है। लेकिन इमेजिन कि वो उस दौर में बैठ के ये सब कुछ एक डिफरेंट तरीके से होता देख रहे थे। सो वो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि पावरफुल सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ऑरवेल ने वार्न किया था कि जब पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है और कोई उसे क्वेश्चन नहीं करता, तो फिर पावर भी परवाह करनी बंद कर देती है। पावर से मुराद है पावरफुल सिस्टम्स और उसमें बैठे हुए पावरफुल लोग। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली यू हैव राइट्स और आपने कभी उसे क्वेश्चन नहीं किया, आपने कभी ये नहीं देखा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पेस क्या कम हो रही है या आहिस्ता आहिस्ता पावर स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा एक हाई एस्केलेशन लैडर पे जा रही है एंड दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट देमसेल्व्स। आपस में पॉलिटिकल लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, अपनी अपनी पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं और लोगों का उन्हें कोई ख्याल ही नहीं। तो ऐसी स्टेज पे ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो तवज्जो का बायस नहीं रहते। गवर्नमेंट्स डोंट केयर अबाउट पीपल देन। और जब लोगों की परवाह करनी बंद हो जाए तो समझ जाएं कि जो सिस्टम है वो अपने कंट्रोल की फिक्र में ज़्यादा पड़ा हुआ है। सो ऑरवेल की फिक्शनल वर्ल्ड में ऐसे मुल्क जो होते हैं वहाँ पे हर वक्त आपको जो कुछ साइंस नज़र आएंगे कंट्रोल के, वो ये कि हर वक्त किसी ना किसी शक्ल में जंग या कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम कोई ना कोई परसिस्टेंट रहेगी, परपेचुअल रहेगी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर कोई वॉर चल रही है, वो आपको कभी किसी कंक्लूजन की तरफ जाके मुकम्मल तौर पे एंड होती नज़र नहीं आएगी। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अफ़गानिस्तान से अगर चली भी गई हैं नेटो फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस, तो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स का नेटवर्क वो छोड़ के गए हैं वो आज भी जारी है। अगर इम्पीरियल पावर ने अपने आप को बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लिया, नेशन स्टेट्स को आज़ादी दे दी, तो कश्मीर और पैलेस्टाइन जैसे मसाइल छोड़ के वो वहाँ से निकले। व्हाट डज दिस मीन? कि वहाँ वो एक परपेचुअल काइंड ऑफ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम छोड़ के निकलते हैं, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम रहेगी वहाँ लोग उसमें इंगेज रहेंगे। वो आपसे ज़्यादा कोहेरेंट वे में, हारमोनियस वे में, यूनिफाइड वे में क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ वन वे टू कीप पीपल बिजी। दूसरा इसका एंगल ये है कि जब लोग परपेचुअली डरे हुए हों, स्केर्ड हों, तो फिर वो ओबे करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि सिर्फ स्टेट ही उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो फिर वो क्वेश्चन भी कम करते हैं, वो एक स्टेप पीछे भी चले जाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, एंड दे लेट द पावर स्ट्रक्चर्स डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। सो व्हेन पीपल आर कंफ्यूज्ड, वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। व्हेन पीपल आर टायर्ड, वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी उन्हें बताया जाता है। सो इमेजिन अगर आपको हर वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, क्या आप ये बात, आपकी कॉमन सेंस ये बात मानती है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहती हो और दे ना पा रही हो? इसी तरह क्या आपका जहन ये बात मानता है कि गवर्नमेंट किसी कॉन्फ्लिक्ट को एंड कर सकती हो लेकिन एंड ना कर रही हो? तो इसका दूसरा जवाब यही है कि वो इसको जानबूझ के एंड करना नहीं चाहते। वाई? बिकॉज आपके मुआशी मसाइल,
आपका जो डर है कि हम ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कल को मेरी फैमिली का क्या बनना है, इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, ये जो मुस्तकिल हमारे कुछ एरियाज़ में, जिस तरह मैं अगर ब्रिटेन की मिसाल दूँ तो उन्होंने भी बहुत टेररिज्म देखा है, क्योंकि ऑरवेल की मैं बात कर रही हूँ इसलिए मैं यूके की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने फियर देखा है। इसी तरह लंदन ने जितनी दफ़ा डिस्ट्रक्शन देखी है, तबाह हुआ वो शहर पता नहीं कितनी दफ़ा, और कितनी दफ़ा दोबारा रेज हुआ, तो उन लोगों को ये लगा कि शायद हमें इतना ज़्यादा प्रेशर फॉर आवर ओन रीजंस गवर्नमेंट्स पे बिल्ड नहीं करना चाहिए। लेट द गवर्नमेंट्स डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, बिकॉज वही हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं, और इंफॉर्मेशन कंट्रोल भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास ही होता है, वो वही इंफॉर्मेशन बाहर आने देती हैं जो उनको सूट करती है। तो दिस इज़ व्हाट ऑरवेल वाज वाचिंग आफ्टर 1945, जो एक सिस्टम बन रहा था वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद, कि ब्रिटेन में वेस्ट में किस तरह सिस्टम्स कन्फिगर हो रहे हैं, पावर स्ट्रक्चर्स कैसे शेप ले रहे हैं, और फियर ऑफ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट इतना रियल था कि लोगों ने उससे डर के क्वेश्चंस करने ही बंद कर दिए। सो द की आइडिया इज सिंपल। अगर सिस्टम थ्रेटेंड फील करेगा तो वो ये एडमिट नहीं करेगा कि उससे गलती हुई है, वो आपको कहेगा आपकी स्टोरी गलत है, वो आपका नैरेटिव चेंज करेगा, वो आपको ये बताएगा कि आपको नज़र नहीं आता कि हम आपको किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर आस्किंग फॉर समथिंग एल्स विच इज़ लेस इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट। सो दिस इज़ हाउ ऑरवेल हैज़ क्रिएटेड अ पॉलिटिकल फिलॉसफी कि पावर स्ट्रक्चर्स अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे अवाम को, कैसे लोगों को बिजी रखते हैं इन वेरियस वेज। अब कोशिश करते हैं कि आज की दुनिया में आएँ और देखें कि ऑरवेल की ये बात कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। आप देख लें कॉन्फ्लिक्ट्स आजकल के दौर में, अगर बहुत पीछे नहीं जाएं, हम यूक्रेन वॉर से स्टार्ट कर लें, और इसी तरह अगर हम गाज़ा वॉर को ले लें, गो के उसकी रूट्स तो एक सदी पुरानी है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इस वक्त एस्केलेटेड है तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर इन दो कॉन्फ्लिक्ट्स को ही आप देख लें तो क्या आपको उनके ख़त्म होने में कोई क्लैरिटी नज़र आती है? आपको जो सूडान में मसाइल हो रहे हैं, सोमालीलैंड में जो इश्यूज हो रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन कितनी मिलती है और कितनी क्लियरली मिलती है, और क्या मुस्तकिल मिल रही है? नो, बिट्स एंड पीसेस में मिलती है। कई दफ़ा दिनों तक कोई खबर नहीं आएगी, फिर कोई एक खबर आ जाएगी। सो इंफॉर्मेशन फ्लो इज कंट्रोल्ड कंप्लीटली। स्कैंडल्स सामने आएंगे, ये निशानियां हैं कि ऑरवेल की जो प्रोडिक्शन है क्या वो सही है, क्या वो आज के दौर में भी अप्लाई करती है। तो यस, नंबर वन के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको क्लियरली ख़त्म होते नहीं नज़र आते, किसी ना किसी शक्ल में वो जारी रहते हैं। स्कैंडलस वे में अगर कोई स्टोरीज आपके सामने आती हैं, जिस तरह एप्स्टीन फाइल्स की मिसाल ले लें, तो क्या वो अपने लॉजिकल या जस्टिफाइड कंक्लूजन तक पहुंचते हैं? को लगता है कि दिस इज द एंड? नो, इट डजंट हैपन। आपको थोड़ी थोड़ी खबर मिलती रहेगी, उसके बाद वो गायब होती रहेगी। इंफॉर्मेशन कम्स इन वेव्स, दिस इज द सेंट्रल आइडिया, इसको समझने की कोशिश करें। और जितनी दफ़ा भी आप जवाब मांगने की कोशिश करेंगे, यू ट्राई टू डिग इन एज अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, मैं कोशिश करती हूँ कि आप ट्रेस बैक करें कि आखिरी खबर इस बारे में कब आई थी। जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आप चले जाएं, गवर्नमेंट से राब्ता कर लें, मिनिस्ट्रीज से पूछ लें कि इस चीज़ का फ्यूचर क्या है, इस पॉलिसी पे यहाँ तक बात हमें मालूम है, इससे आगे क्या हुआ, तो आपको हमेशा जवाब मिलेंगे कि हमने कमेटीज़ बना दी हैं, लॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, ये पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनली फ़लाँ जगह से अप्रूव कराना पड़ेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। सो red tapeism, bureaucracy, it is part of the system that keeps you in waves and circles. So जब सिस्टम प्रेशर फील करता है तो वो क्या करता है, आप नोट करें, वो चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है। और जब वो स्लो डाउन करता है और बहुत थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस में आप तक आती हैं, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। उससे आम आदमी के लिए फॉलो करना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, एंड दिस इज हाउ द मॉडर्न पावर ऑपरेट्स। एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर लोगों ने बहुत तरह के व्यूज दिए हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे लेयर्स हैं, टीयर्स हैं रादर। वो क्या रिवील करती हैं एप्स्टीन फाइल्स? आई डू रिमेंबर 2007 में पहला विक्टिम सामने आया था। एक लड़की थी जिसने ये कहा था कि उसके साथ ये सब हुआ है, और अगर उसको उस वक्त FBI ने भी एंटरटेन नहीं किया तो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि FBI के लेवल पे इस केस को दबा दिया गया।
सो एप्स्टीन केस हो सकता है इस वक्त सिर्फ गॉसिप हो, इससे लोग बहुत कुछ अर्न भी कर रहे हैं, इसको बहुत सारे और रंग भी दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्या है फॉर मी, मैं इसके किस एंगल पे फोकस कर रही हूँ कि वो ये शो करता है और बैक करता है ऑरवेल के इस नॉवल को, इस फिक्शनल नॉवल को, कि पावरफुल पीपल कैन रिमेन कनेक्टेड फॉर years एंड decades विदाउट एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कौन कौन आता है इन पावरफुल लोगों में? इसमें बिलियनियर्स आते हैं, इसमें बिलियनियर क्लब है, पॉलिटिशियंस हैं, एकेडमिक्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और वो ओवरलैपिंग सर्कल्स में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। सो द डीपर क्वेश्चन शुड बी, या जो चीज़ हमें सोचनी और समझनी चाहिए वो ये है कि हाउ डिड वन मैन operated inside the elite spaces for so long without being caught? जेफरी एप्स्टीन इतने अरसे तक इतने पावरफुल लोगों से कनेक्टेड रहा, उसको किसी ने ट्रैक नहीं किया, उसको किसी ने नहीं देखा कि व्हाई एंड हाउ इज ही बिकमिंग सो पावरफुल। चाहे वो मोसाद का एजेंट था, चाहे वो खुद CIA ने लॉन्च किया था, चाहे वो हनी ट्रैप था, वट एवर इट वॉज, इसका जवाब सिर्फ एक है कि सिस्टम उसको प्रोटेक्ट कर रहा था और वो सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हुए इतनी पावरफुल पोजीशन में बैठा हुआ था। अ वेरी अनकंफर्टेबल ट्रूथ जो एप्स्टीन फाइल्स से निकलता है वो ये है कि पावरफुल नेटवर्क्स एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट करते हैं, और ये चीज़ लोग समझने को तैयार नहीं हैं। वो समझते हैं कि वो हर साल जो रोटेशन में वोट दे के डिफरेंट गवर्नमेंट्स को अपने सामने इलेक्ट करके लेके आते हैं तो शायद सिस्टम चेंज होता है। नो, ये सिस्टम बैक्ड है बाय दिस पावरफुल नेटवर्क। सिर्फ चेहरे बदलते हैं, पीछे नेटवर्किंग भी वही रहती है, पीछे अजाइम भी वही रहते हैं, पावर स्ट्रगल भी वही रहती है, और सिस्टम कंप्लीटली उसको प्रोटेक्ट करता है। सो पब्लिक प्रेशर जब बहुत बढ़ा, हुआ यूं कि 2007 में इस मसले को दबा दिया गया, लेकिन उसके बाद विक्टिम्स की फैमिलीज वन बाय वन इकट्ठी होती रहीं, वो लॉयर्स तक अप्रोच करती रहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, समवेयर अराउंड 3000, मोर देन 3000 जब केसेस कोर्ट्स में पहुंचे और जजेस ने सुनने शुरू किए, तब सिस्टम को होश आई कि अब ये जुडिशल सिस्टम के हाथ में जो चीज़ें चली गई हैं और मीडिया अब इसको उनके कवर करेगा, नाउ वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। दिस इज़ व्हाई आई से कि जो पब्लिक प्रेशर है, जब वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो फिर वो इस सिस्टम को कुछ देर के लिए हॉल्ट करता है और लोगों को रुकना पड़ता है, पावरफुल लोगों को, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं। इट कीप्स बिल्डिंग ऑन इन अ डिफरेंट वे, और ये एप्स्टीन फाइल्स इसकी एपिक एग्जाम्पल हैं, बिकॉज उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं, अनलेस एंड अनटिल वी सी के पब्लिक स्क्रूटनी हो रही है, ठीक है, लेकिन जुडिशल स्क्रूटनी हो, हाउस इंटेलिजेंस कमिटीज में बुलाया जाए उन सारे पावरफुल लोगों को जो गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट में पॉलिसी में इनपुट दे रहे हैं, जो इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स हैं, चाहे वो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो बिल गेट्स टाइप लोग हैं। अगर तो इनकी जुडिशल स्क्रूटनी होती है, इनको सजाएं होती हैं, तो आप समझें कि किसी हद तक जस्टिस आप होता देख रहे हैं। लेस ऑफ दैट, ऑरवेल आपको ये बताता है कि चीज़ें सर्कल में मूव होती रहेंगी, इंफॉर्मेशन फ्लो कम कर दिया जाएगा, कोई और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया जाएगा, लोगों का प्रेशर उस तरफ चला जाएगा, लोगों का फोकस किसी और क्राइसिस की तरफ चला जाएगा, एंड दिस इज़ हाउ दीज पावरफुल पीपल कीप ऑन स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक, और प्रेशर में भी रहते हैं, प्रोटेक्शन में भी रहते हैं, पावर में भी रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, हाईएस्ट लेवल्स पे आपके सामने जो पॉलिटिकल पार्टीज की शक्ल में कमोडिटी रखी जाती है, इट इज़ अबाउट एक्सेस, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप्स। किसी पॉलिटिकल पार्टी में कितना ही लायक और पब्लिक पल्स में रहने वाला लीडर क्यों ना हो, वो ऊपर तक, अपर टीयर तक, एज अ कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट तब तक नहीं बन सकता जब तक सारी पावरफुल लॉबीज उसको बैक ना करें। सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल प्रोटेक्शन। यू प्रोटेक्ट मी, आई प्रोटेक्ट यू, और उस प्रोटेक्शन में जाहिर है वो एक दूसरे को जो बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, उसमें अंडर एज गर्ल्स से लेके फंडिंग तक सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो व्हेन पावरफुल इंडिविजुअल्स सिट ऑन द सेम बोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग के बोर्ड्स में भी वही बैठे हैं, इवेंट्स में भी वही इकट्ठे होते हैं, गोल्फ कोर्ट्स में भी वही नज़र आते हैं, बोर्ड रूम्स में भी वही नज़र आते हैं, वही इंस्टीट्यूशंस को फंड भी कर रहे हैं, दे शेयर द सेम इंटरेस्ट,
तो अकाउंटेबिलिटी कैसे हो सकती है, और अकाउंटेबिलिटी हो भी कैसे, क्योंकि कोई एक सीक्रेट विलन तो है नहीं. Everyone is involved. Every powerful and influential person is part of this club, and everybody has something to lose. हर एक का नुकसान होगा अगर बातें, डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होती है. सो वो इसको मैक्सिमम इंसुलेटेड रखते हैं और कुछ लीक नहीं होने देते, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं. इसी को लीड कैप्चर कहते हैं, जिसमें जो पब्लिक सेक्टर का काम है, जो पब्लिक सिस्टम का असल में फंक्शन है टू सर्व द पीपल, वो लोगों को सर्व करने के बजाय ब्यूरोक्रेट्स को और प्राइवेट लोगों को सर्व करना शुरू कर देता है और उनके इंटरेस्ट में रोल करना शुरू कर देता है. बिग डोनर्स शेप द पॉलिसी. कॉरपोरेशंस जो हैं वो रेगुलेशंस बना रही होती हैं. फॉर्मर ऑफिशियल्स, यानी कि बेशक आपके पास मजीद एक टर्म नहीं है, आप अब सदर नहीं हैं, लेकिन आपके पास एकदम से कोई बड़ा प्राइवेट बिजनेस आ जाएगा जो कहीं ना कहीं से फंडेड होगा, और फिर उस बिजनेस के ज़रिए से फंडिंग लेके यू रिटर्न टू गवर्नमेंट. सो एक रोटेशन में ऑन पेपर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन रियल डिसीजंस आर ओनली मूविंग इन द रूम्स अमंग सम पीपल जो आपको नज़र नहीं आते. वो एक ही जैसी शक्लें हैं, वो एक ही जैसे लोग हैं जो दहाइयों से आपके ऊपर मुसल्लत हैं. सिर्फ आप जब वोट देते हैं तो फेस बदल जाता है. कुछ लोग इसी को डीप स्टेट भी कहते हैं. ये जो टर्म है डीप स्टेट की, ये बड़ी ड्रामेटिक सी लगती है, लेकिन जो अंडरलाइंग आइडिया है इसका वो बड़ा सिंपल है कि सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंशिया एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स, बोथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल एलीट्स, ये सारे मिलके एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं जो इलेक्शंस की वजह से चेंज नहीं होता. गवर्नमेंट्स रोटेट करती हैं, फेसेस चेंज होते हैं, नेटवर्क्स वही रहते हैं. तो इससे लोगों में तो स्टेबिलिटी नहीं आती, इन नेटवर्क्स को मज़ीद स्टेबिलिटी मिलती है, बल्कि उनको एक ऐसा इंसुलेटेड सिस्टम मिल जाता है जिसमें पब्लिक प्रेशर भी इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता. गाज़ा की मिसाल ले लें, पीस बोर्ड की मिसाल ले लें. हम कौन से वर्ड सुन रहे हैं? वी हियर द वर्ड्स लाइक पीस, स्टेबलाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन. बोर्ड्स की बात हो रही है, एनवॉयज, स्पेशल एनवॉयज, फंडिंग पैकेज, गवर्नेंस प्लान्स. लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो पीस को डिज़ाइन किया जा रहा है, इसमें जो असल अफेक्टेड लोग हैं उनकी कितनी से है? कि पावरफुल स्टेट्स और एलीट नेटवर्क्स खुद ही बैठ के एक जगह को डिस्टेबलाइज करती हैं, उसके बाद खुद ही बैठ के वहाँ के लिए पीस को डिज़ाइन करती हैं, और वो जो पीस डिज़ाइन होता है वो भी थ्रू एक्सक्लूसिव बोर्ड्स होता है रादर देन ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल हु आर इफेक्टेड. तो ये तो आप पीस को भी मैनेज कर रहे हैं. दिस इज नॉट जस्टिस. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द ऑरवेल स्टोरी. वॉर लोगों को मसरूफ रखती है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछने देती. आज की दुनिया में पीस को कैसे मैनेज किया जा रहा है हमारे सामने है. रिकंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट्स, फंडिंग, स्ट्रेटेजिकल अलायंसेस, गवर्नेंस ओवरसाइट, इस सब के ज़रिए से एलीट लोगों की हायरार्की जो है वो इनजस्टिस मुस्तकिल कर रही है और उसको रैप करके बेचती है लोगों के सामने इन द फॉर्म ऑफ पीस पैकेज. लैंग्वेज आपको बहुत पॉजिटिव लगती है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? इट इज़ द सेम स्ट्रक्चर, इट इज़ द सेम पीपल जिन्होंने पावर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है. और जब से पैलेस्टाइन का ये मसला क्रिएट हुआ है, जिन्होंने क्रिएट किया है वही आज भी इस बोर्ड का हिस्सा हैं. आप किसी और कॉन्फ्लिक्ट को उठा लें, जो पावरफुल एंटिटी उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह होगी वही उसका प्रपोजल भी दे रही होगी कि इसका हल ये है, और फिर सारे पावरफुल मिलके उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं. एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड मूव्स ऑन. सो दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि गवर्नमेंट्स हार्टलेस होती हैं, रूथलेस होती हैं. कॉन्टेक्स्ट उसका यही था कि इवन इन द मैच्योर डेमोक्रेसी जो पावर स्ट्रगल है और पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता. सिटीजन्स का काम होता है कि वो एक सस्टेन्ड वे में प्रेशर रखें, चेक एंड बैलेंस रखें अपनी गवर्नमेंट्स पे, ताकि वो उस लेवल पे ना पहुँचें जहाँ जाके एक अटर टोटलिटेरियनिज्म आ जाए. और ये जो बुक है ऑरवेल की, ये उसी पे बेस्ड है, ये उसी की बात करता है इन अ फिक्शनल वे. आई स्ट्रांगली अर्ज यू पीपल कि ये बुक ज़रूर पढ़ें, और भी जो एनिमल फार्म है वो ज़रूर पढ़ें. और ये फिक्शनल राइटर्स जो हैं, जो कि पॉलिटिकल थियरिस्ट्स भी हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स भी हैं, इनको देखें अपने टाइम से कितना आगे चीज़ों को रीड कर रहे होते हैं, ओनली बिकॉज दे आर रियलिस्ट. उन्होंने अपने जहन में कोई इल्यूजन्स या डिल्यूजन्स नहीं रखे हुए होते.
वो रियलिटी को देख के चीज़ों को रीड करके थेरीज डेवलप कर रहे होते हैं। आई वुड ट्राई कि मैं मज़ीद इस तरह की बुक्स आपके सामने रखती रहूँ, उसका एसेंस आपके सामने रखती रहूँ, ताकि हम आम जियो पॉलिटिक्स को एक डिफरेंट लेंस से भी देख सकें। सी यू नेक्स्ट टाइम।